नमः शिवाय। दोस्तों, आपका इस चैनल में जिसका नाम है द पावर ऑफ थ्री में फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को 3 विषयों में जानकारी दूंगा। पहला स्वयं का उत्थान या मैं की जानकारी, दूसरा माया स्वरूप की जानकारी ताकि हम जीवन को सुखपूर्वक निकाल सकें, सच्चे आनंद को प्राप्त कर सकें, और तीसरा परम पिता परमेश्वर की जानकारी। उसकी जानकारी के बिना हमारा जीवन ही व्यर्थ है और परम आनंद की प्राप्ति तभी हो सकती है जब हम परमपिता परमेश्वर के दिव्य स्वरूप को जानें। तो इन तीनों चीज़ों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, जबकि हम अन्य विषयों के ऊपर भटकते रहते हैं। हमारा जीवन काल उन विषयों को समझने में और उनसे लिप्त रहने में ही निकल जाता है और हम मूल विषयों पर कभी नहीं आ पाते। तो और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम जिन लोगों को मीडिया के माध्यम से सुनते हैं वो सक्सेसफुल लोग या तो किसी ब्रांड के तले बैठे हैं या किसी बैनर के तले बैठे हैं और उनको नाम और यश की प्राप्ति हुई है, धन संपदा उनके पास अकूट है ग्रहों के प्रभाव के कारण। और हम लोग ये मानते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन का उत्थान किया है उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन को परिवर्तित करके चलना चाहिए। जबकि आपको ये मैं बता दूं, हर एक को जीवन भगवान ने अलग अलग अपने विकास के तौर पे दिया है। किसी को किस विकास की आवश्यकता है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से, और किसी को दूसरी तरह के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की आवश्यकता है। तो हमें कभी भी किसी को फॉलो नहीं करना चाहिए इस जीवन में और हर एक से कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए और अपने जीवन को अपने अनुसार निकालना चाहिए। तो सबसे पहले गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मैं आपको बता दूं कि एक अच्छे गुरु में क्या गुण होते हैं, हमें किसको अच्छे गुरु के रूप में धारण करना चाहिए। तो जो गुरु है उसमें 3 मूलभूत गुण होने आवश्यक हैं। पहला, गुरु को किसी भी विषय का संपूर्ण या समग्र ज्ञान होना चाहिए और व्यावहारिक कसौटी पे उसका ज्ञान खरा उतरना चाहिए। ऐसे गुरु को हमें धारण करना चाहिए। दूसरा, वो गुरु जिसका चरित्र प्रबल है, यानी कि उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, उस व्यक्ति को हमें गुरु के रूप में धारण करना चाहिए। और तीसरा, जो गुरु हमें ज्ञान दे रहा है तो उसको ज्ञान देने की भावना हमें देखनी चाहिए। वो अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए तो नहीं हमें कहीं ज्ञान दे रहा है। और अगर हम देखते हैं कि वो जन कल्याण या लोक कल्याण की भावना से हमें कोई बातें बता रहा है तो ऐसे गुरु को हमें धारण करना चाहिए। इसी प्रकार से शिष्य के भी 3 मूलभूत गुण हैं। किसी भी जल के पात्र को आप जल से जब तक नहीं भर सकते जब तक कि वो पात्र सुपात्र ना हो। मान लीजिए हम किसी लोटे को और जग से भरना चाहते हैं पानी से, और मान लीजिए वो लोटा उसका पहनना सही नहीं है या उसके पहनने में छेद है, तो क्या हम कभी उसमें जल डाल पाएंगे? कभी उस लोटे को पूरा भर पाएंगे? कभी नहीं भर सकते। तो शिष्य को सुपात्र होना अति आवश्यक है और सुपात्र होने के 3 गुण हैं। शिष्य का सबसे पहला गुण है उसकी ज्ञान प्राप्ति की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। किसी भी विषय के ऊपर उसको ज्ञान की प्राप्ति करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसके अनुरूप अपने जीवन को ढालना आना चाहिए और जो गुरु आप लोगों को चीज़ें बता रहा है उसको पूरा हमें आचरण तक ले जाना चाहिए। ऐसे शिष्य की आवश्यकता होती है। दूसरा, शिष्य में जो गुण है वो भी डिटैच होना चाहिए, विषयों में भटकने वाला नहीं होना चाहिए। उससे उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाएगा और वो विषय की जानकारी नहीं ले पाएगा। और तीसरा जो शिष्य का गुण है वो ये होना चाहिए कि उसको गुरु के ऊपर पूरी श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। तो जब तक हम किसी भी गुरु के ऊपर श्रद्धा और विश्वास नहीं रखते तो हम उससे उसकी संपूर्ण जानकारी नहीं ले सकते किसी भी विषय के ऊपर। तो इन तीनों सद्गुणों की जो शिष्य में आवश्यकता है और गुरु में आवश्यकता है, इन तीनों सद्गुणों को ये मैं मान करके कि मेरे में और आप में ये तीनों समाहित हैं, मैं इस चैनल को आगे बढ़ाता हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब गुरु ज्ञान देना चाहता है, शिष्य ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन ज्ञान को लेने और देने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है जिसे हम बुद्धि कहते हैं। और बुद्धि को अगर हम इंग्लिश में कहें तो माइंड। तो माइंड की 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वो है जो हमारी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कराता है। टाइम और स्पेस का इसके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट है और इस कॉन्शियस माइंड से ही हम इस माया नगरी में या माया लोक में सर्वाइव करते हैं। कैसे हम अपनी डेली एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाते हैं, उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग रहती है, ये सारा हमारा कॉन्शियस माइंड जो है वो डिसाइड करता है। अब दूसरी अवस्था है जो हम रात्रि को सोते हैं, उसको निद्रा की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में जाने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है एक्टिव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड टाइम और स्पेस का जो फ्रेम है उससे थोड़ा बहुत डिसकनेक्टेड होता है। हालांकि हम जो डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसी का इम्प्रिंट हम रात को देखते हैं अपने माइंड में जो चल रहा होता है सपनों के रूप में। और तीसरी जो माइंड की इम्पोर्टेंट स्टेज है वो है अनकॉन्शियस माइंड।
ये टाइम और स्पेस की जो कनेक्टिविटी है उससे बिल्कुल दूर होता है, डिसकनेक्टेड होता है इस फ्रेम से। और ये माइंड की वो स्टेज है जहाँ पे कि हम लोग इसको आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसको डिस्कवर करने के लिए हमारे को कॉन्शियस होना आवश्यक है। तो ये माइंड की तीनों स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को और आगे हम एक्स्ट्रा समझेंगे। अभी तो हम ये मान कर चलते हैं कि हम पूरी तरह से कॉन्शियस हैं इस सब्जेक्ट को समझने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो साइंस, आजकल की जो साइंस है, इसे हमें क्यों छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए साइंस के 3 पार्ट हैं। एक तो है साइंस का पार्ट फिज़िक्स, दूसरा पार्ट है इसका बायोलॉजी, और तीसरा जो पार्ट है इसका केमिस्ट्री है। बायोलॉजी से हमारी एलोपैथिक साइंस या मेडिकल साइंस डेवलप हुई है। अब आप जो मेडिकल साइंस है उसमें आप देख लीजिए, ये जो है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है। किसी भी बीमारी को होने के बाद उसका जड़ से हटाने के विषय में कभी नहीं सोचता, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है। खाली जो हमारे को सेंसेस हैं उनको डाइवर्ट कर देता है। मान लीजिए आपको कोई पेन हो रहा है तो पेन किलर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आपका जिस पार्ट में पेन हो रहा था वो ठीक हो गया, जबकि इसने क्या किया है कि आपके जो पेन रिसीव करने के सेंसर्स हैं उनको डल कर दिया है। तो ऐसी एलोपैथिक साइंस को हम आगे लेके चल रहे हैं, जिसका कि जड़ विहीन उद्देश्य है, वो खाली आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देती है। आप फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स के भी 3 पार्ट हैं। एक तो है माइक्रोलॉजिकल, जो स्टडी करता है, वो फिजिक्स का पार्ट है जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। दूसरा जो इसका पार्ट है क्लासिकल पार्ट है, जिसमें हमने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनामिक्स क्या है, ऑप्टिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, वर्क एनर्जी रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। तो आप इस फिज़िक्स के बेस पे ही कई इक्विपमेंट्स बने हैं, जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स भी हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स भी हैं, और हमारे को डेली लग्जरी देते हैं। ऐसे इक्विपमेंट्स भी हैं जैसे आपकी कार है, तो कार से या व्हीकल से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए सहूलियत हो गई। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट देखिए, जो इसका एग्जॉस्ट पाइप है वो जो पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो धीरे धीरे हमें जाने आने में तो सुविधा हो गई, लेकिन सांस लेने में अब दिक्कत हो गई है। और अब आप देखिए इसका जो रेफ्रिजरेशन वाला पार्ट है, तो रेफ्रिजरेशन जो एसी वाली जो विंग है फिज़िक्स की, उसमें हम किसी भी कमरे को वातानुकूलित कर सकते हैं, और आपको गर्मियों में भी ठंड का प्लेजर मिल सकता है। लेकिन जो इसका भी एमिशन है और जो इसके अंदर गैसेस काम में आती हैं, उसने ओजोन की लेयर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। तो हम लोग ठंडे माहौल में तो बैठे हैं, लेकिन जैसे ही बाहर निकलेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे को रेडिएशंस को बचाने के लिए जो ओजोन लेयर है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे को बाहर निकलते ही स्किन के कई तरह के कैंसर, स्किन की कई तरह की बीमारियां जो आज भी कई देशों में डेवलप हो चुकी हैं, वो पूर्णतः डेवलप हो जाएंगी। ये जो साइंस है वो केमिस्ट्री की साइंस है। इसमें आप देखिए, एक तो केमिस्ट्री ने इनऑर्गेनिक फील्ड में तरक्की की है, दूसरा ऑर्गेनिक फील्ड में, और तीसरा एनालिटिकल जो केमिस्ट्री है उसमें तरक्की की है। और केमिस्ट्री का अगर आप देखें तो व्यवहारिक प्रयोग जो है या व्यवहारिक हमारे काम की चीज़ जो है, वो तो केमिस्ट्री के माध्यम से कम ही नज़र आती है, खाली खेतों में नज़र आता है। पेस्टिसाइड्स, यूरिया, और जो ये केमिकल कंपोजिशंस हैं, हमारे जो बायोलॉजिकल जो मेडिसिन्स हैं, इनमें ये केमिकल कंपोजिशन काम में आते हैं। तो ये जो अननेचुरल चीज़ें हमारे अंदर इंजेक्ट की जा रही हैं, उससे भी हमारा शारीरिक और मानसिक विकास रुक गया है। और जो हम अन्न खा रहे हैं उसकी कोई उपयोगिता है ही नहीं। जेनेटिकली मॉडिफाइड चीज़ें हम लोग खा रहे हैं, तो धीरे धीरे उनसे क्या हो रहा है कि हमारे सेल्स का अल्ट्रेशन हो रहा है, और धीरे धीरे जो है कैंसर कई स्टेजेस में डेवलप हो रहा है, कई किस्म का कैंसर डेवलप हो रहा है। तो ये जो आजकल की साइंस है, आपको क्षणिक दुख सुख देने वाली है, और लॉन्ग टर्म इसके इफ़ेक्ट बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और जो आज हम देखते भी जा रहे हैं कि किस तरह से जो है हमारा एनवायरमेंटल कंडीशंस रहने लायक नहीं रही हैं, तो इस साइंस को अब हमें छोड़ देना चाहिए। देखिए, व्यवहारिक नॉलेज लेना, भौतिक ज्ञान की प्राप्ति करना, जीवन यापन के लिए ज्ञान की प्राप्ति करना तो एक अलग बात है। लेकिन मेरा बचपन से ही इन सब्जेक्ट्स में रुचि रही है कि आखिर इस यूनिवर्स का जो है क्रिएशन कैसे हुआ, मैं कौन हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, जन्म और मृत्यु का साइकिल क्यों मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ये सारे विषय मुझे हमेशा ही मतलब अंदर से उत्पीड़ित करते रहे हैं। इसलिए मैं इन विषयों में जानने की हमेशा चेष्टा करता रहा हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि आज की तारीख में जो हम लोग अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं वो व्यर्थ है। क्योंकि आप देखिए, इस बड़े यूनिवर्स में जिसका कि साइज़ 10⁻30 मीटर है, और इतना बड़ा उसका डायमीटर है, और उसका वेट है 10⁻55 kg। और इसके अंदर अगर आप देखें तो ये कई तरह के आकाश गंगाओं से
भरा हुआ है, गैलेक्सी से भरा हुआ है। आकाशगंगाओं में कई तरह के स्टार्स हैं और कई तरह के, जैसा हमारा सोलर सिस्टम है, इस तरह के कई प्लानिटरी सिस्टम बने हुए हैं, कई तरह के एस्टेरॉइड्स हैं हर एक आकाशगंगा के अंदर। और ये आकाशगंगाएँ, करोड़ों आकाशगंगाएँ हमारे यूनिवर्स में विद्यमान हैं। इनमें से एक आकाशगंगा जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, उसमें हमारा सोलर जो है सिस्टम एग्जिस्ट करता है। इस सोलर सिस्टम का एक प्लानेट है अर्थ। उस प्लानेट के ऊपर कई बड़े बड़े लोग हैं, उनमें भी मैं एक अदना सा प्राणी एग्जिस्ट करता हूँ। तो अगर आप देखें यूनिवर्स के रूप में, इस पूरे यूनिवर्स को अगर आप कंपैरिजन करें अर्थ के एग्जिस्टेंस से, तो अर्थ जो यूनिवर्स में एक पिन की नोक के बराबर भी नहीं है। और उसके ऊपर मैं बैठा हुआ एक बंदा हूँ जो अपने आप को ये स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मुझे आज पैसे वाला और नाम वाला कैसे बनना है, कैसे मुझे बाकी लोगों के कंपैरिजन में अच्छे रिसोर्सेज को अपने लिए घर पे लाना है, फैमिली को कैसे खुश रखना है। तो ये मैं सोचता हूँ ये सारी टेम्परेरी चीज़ें हैं। हमारी जो लाइफ स्पान है वो देखिए 60 ईयर्स का होता है। उसमें अगर आप देखें 8 घंटे दिन में अगर आदमी सोता है तो उस हिसाब से देखेंगे तो हमारी जो है 60 साल में से 40 साल की इफेक्टिव उम्र बचती है। अब इसमें भी आप देखिए कौन सा 40 साल हम इफेक्टिवली सारे दिन काम करते हैं, उसमें भी आप देखेंगे कि उसमें हमारी डेली एक्टिविटीज़ 8 से 10 घंटे ले जाती हैं। तो जो हमारा इफ़ेक्टिव जो लाइफ स्पान बचता है वो 16-17 साल का है। और उसके अंदर भी हमारा लाइफ स्पान जो है उसमें भी हमारे 3 स्टेजेस है लाइफ की। एक हमारा जो बचपन है, एक उसकी हमारा जो युवा काल है, और तीसरा हमारा जो बुढ़ापा है। ये तीनों स्टेजेस इस 16-17 साल के पीरियड में हैं। तो इफ़ेक्टिवली देखेंगे तो आपके पास 5 या 6 साल इस संसार में इफ़ेक्टिव रूप से आप कह सकते हैं आपके हैं। अब इन 5-6 सालों के अंदर आपको भगवान को समझना है, या भगवान के बनाए हुए संसाधनों को समझना है, या उन प्राणियों का अनुसरण करना है जो सारा दिन उपभोग की दृष्टि से ही भगवान की चीज़ों को देखते हैं और इस धरती को आज इस नाश की स्थिति में ले आए हैं। आप देखिए जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ था उस समय पे ऑक्सीजन का कंटेंट आज से 2-2.5 गुना ज़्यादा था। ग्रीनरी जो थी वो ऑलमोस्ट 90 to 95% ग्रीन लैंड्स थी, फॉरेस्ट थे, डेंस फॉरेस्ट थे। और जो पानी था पीने के पानी की कोई कमी नहीं थी, समुद्रों का पानी बिल्कुल साफ़ था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी थी, कई तरह के स्पीशीज़ थी। डेली हम 2 स्पीशीज़ देख रहे हैं अर्थ पे एक्सटिंक्ट हो रही है, फिर भी हम आँख मीच करके बैठे हैं। हमारे आसपास की जो स्थिति है उसमें देखिए जो कुछ हमारे साथ प्राणी अभी जीवित हैं उनका भी क्या हाल है। पेड़ पौधों को देखिए आप, उनके पत्ते ऐसे हो रहे हैं जैसे उनमें कोई तेज ही नहीं है। पशु पक्षियों को देखिए वो सारा उनका अगर आप ढंग से स्टडी करेंगे तो उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो खुशी खुशी कहीं चहक रहा हो, कहीं खुशी खुशी उसका दाना पानी चल रहा हो, या कहीं उसने अच्छा सा एक पेड़ देख के घोंसला बना लिया हो। उसको भी काटने के लिए तुरंत ही कोई सरकारी तंत्र आ जाता है और ये कहते हुए कि यहाँ पे अब हम बड़ा हाईवे बनाएंगे यहाँ पे, या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करेंगे। तो इस तरह से आप देखिए हमारी धरती का धीरे धीरे विनाश होता जा रहा है। और मेरा मेन मकसद ही यही है कि आप लोगों को एक सच्ची राह दिखा पाऊँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो पाएँ जो हमारा आज का वर्ल्ड एग्जिस्ट कर रहा है, और सच्ची राह पे जा पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे आप देखिए सृष्टि का विकास हुआ है, हमारा जो शारीरिक सामर्थ्य है, कहाँ कुरुक्षेत्र के टाइम पे 17 फीट के कंकाल निकले थे, आज 6 फीट का आदमी भी नहीं रह गया है। उसकी मेंटल और फिज़िकल जो स्ट्रेंथ है आप वो देख लीजिए। पहले जो बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी साइंस के उसने इतने सुंदर किले बनाए थे, कितनी सुंदर कलाकृतियाँ, मंदिरों का निर्माण ने किया था। स्थापत्य कला को आप देखिए कहीं भी मंदिर में जा कर के, तो आपको लगता है कि हमारी साइंस उससे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दे पाई है, उल्टा हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चैनल में जुड़े रहें और धीरे धीरे आप जो है सही दिशा को पकड़ें। धन्यवाद।